morning, dear children. How are you? I hope you all are doing good. I hope you all are enjoying SST classes. बेटा प्रीवियस हमने सेशन में क्या किया था, मैंने आपको हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया था, दैट इज़ कॉलोनिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़. ठीक है, वहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया था, हमने कॉलोनियल एग्रीगेंट पॉलिसी और ज़मींदारी सिस्टम, रटवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम. ओके, आज हम करेंगे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. अब बेटा आप देख रहे हो जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने आके धीरे धीरे हर फील्ड में वो अपना आधिपत्य, अपना क्या है उस पर अपना रूल करना चाहते थे. अब क्या हुआ, अब उन्होंने जो क्रॉप्स थी, ठीक है, वो कमर्शियल, क्योंकि वो फार्मर्स को क्या बोल रहे थे कि हम आपकी क्रॉप्स को क्या है एज अ कमर्शियल यूज़ करेंगे, वो उनको इस झांसे में ला रहे थे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. विद स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स इन South India, Bengal, Bihar and Orissa, the East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. हाँ जी बेटा, क्या था, अब उन्होंने अपने पैर कहाँ फैला लिए थे, बंगाल, बिहार, ओडिशा. ठीक है, वो क्या चाहते थे कि मैक्सिमम हम जो है वो इंडिया के ऊपर अपना रूल करके वहाँ से मैक्सिमम हम टैक्स कलेक्ट करके या वो करते थे, और उसका बेनिफिट किसको मिलता था, उनकी अपनी मिलिट्री को और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव थे. ठीक है, जो भी उनके एक्सपेंसेस आते थे, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था, वो इन टैक्सेस से अपने उन खर्चों को वो पूरा करते थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन करना चाहते थे. सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कर्सिव मैथड टू प्रोड्यूस गुड्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. वो क्या कर रहे थे, अब इंडिया के फार्मर से क्या उगवा रहे थे, वो ये कल्टीवेशन करा रहे थे, क्योंकि वो क्या अपने हमारी क्रॉप्स को कमर्शियली यूज़ करना चाह रहे थे. तो उन्होंने इंडिया वाले फार्मर्स को बोला कि आप वो क्रॉप्स जो है ग्रो कीजिए जिनका जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है. द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड एट लो रेट्स. जो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल होते थे वो बहुत कम रेट पे खरीदे जाते थे. एंड सेंट टू इंग्लैंड, और कहाँ भेज दिए जाते थे, इंग्लैंड. द फिनिश्ड गुड वर ब्रॉट बैक टू इंडिया. और क्या है, कच्चा माल यहाँ से लेकर वहाँ से उसको तैयार करा के जो प्रोडक्ट था वो हमारा वो वापस लेके आते थे, और यहाँ पे वो सेल करते थे एट अ वेरी हाई प्राइस. बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर यहाँ पर वो कच्चा माल इंडिया से ले गए, अपने इंग्लैंड भेज के वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करके दोबारा इंडिया में ले आए बेचने के लिए. और वो जो बेचते थे वो क्या बेचते थे, बहुत हाई प्राइसेस पे. द कंपनी फोर्स्ड द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो. अब जो कंपनी थी वो हमारे फार्मर्स को क्या बोलती थी कि ऐसे आप प्रोडक्ट्स उगाओ जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, लाइक इंडिगो, कॉटन, opium, pepper, tea, sugarcane, etc. and compelled them to raise silkworm for the production of raw silk. और उनको क्या बोलते थे कि आप सिल्कवॉर्म को आप रखिए ताकि उससे क्या है वो बाद में थ्रेड निकाल सकें. कौन सा थ्रेड, रॉ सिल्क, क्योंकि सिल्कवॉर्म हमें क्या देते हैं, सिल्क. रेशम का जो कीड़ा होता है वो हमें सिल्क देता है, तो वो क्या कहते थे, आप रेशम के कीड़ों का पालन शुरू कर दीजिए. The Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profits. अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो हमारे ओपियम की जो ग्रोथ है उसको उगा के वो किसको भेजे, चाइना को. और चाइना को वो क्या है, चाइना से बहुत मोटा प्रॉफिट जो है वो लेना चाहते थे. सिमिलरली इंडिगो कॉल्ड नील इन हिंदी. इंडिगो को क्या बोलते हैं, नील. वॉज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. हाँ जी, ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मीन्स जो हमारी क्लोथिंग वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें क्या है, कुछ प्रिंट करना हो तो ब्लू कलर से वो नील का कलर यूज़ करते थे, तो उसकी क्या ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. द पीजेंट वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई. क्या बोलते थे अब उनको ब्रिटिशर्स कि भाई आपको है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो के प्लांट्स लगाने हैं, उसकी कल्टीवेशन करनी है ताकि हम उसमें से ब्लू डाई को, जो ब्लू कलर का डाई होता है, उसको हम
ले सकें। दे लेड मिजरेबल लाइफ एज इट फेच्ड वेरी लो प्राइजेज ऑफ इंडिगो। अब क्या था, इंडिगो की ब्रिटिश इंग्लैंड में तो बहुत ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर उतनी हमें इंडिगो का नहीं इतना बेनिफिट नहीं हुआ। और क्या है, ये जो हमारी जब उगी और इसका जो है वो ब्रिटिशर्स ने इनके प्राइसेस भी क्या है हमारे फार्मर्स को बहुत कम दिए। राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन टू सेट अप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। क्या था कि अब वेस्ट में क्या था, वेस्टर्न यहाँ पे कंट्रीज़ की बात हो रही है, क्या था, शुगर की बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो क्या थी, शुगर केन और शुगर के लिए क्या है बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो क्या हुआ, कई यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने इंडिया में आके क्या है शुगर के कारखाने जो हैं वो सेटअप कर लिए। द फार्मर्स हु प्रोड्यूस गुड जैगरी फॉर लोकल रिक्वायरमेंट वर नाउ फोर्स्ड टू प्रोड्यूस थिकेंड शुगर केन जूस फॉर द शुगर फैक्ट्रीज। हाँ जी, क्या था, अब जो फार्मर्स गुड़ के लिए गन्ना उगाते थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया कि अब आप मोटे गन्ने उगाइए ताकि उससे क्या है हम शुगर जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और क्या है वो फैक्ट्री में जा सकें एट अ वेरी लो प्राइस। और क्या वो बिल्कुल लो प्राइस पे। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हाँ जी, अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो हो रही थी, इंडियन इंडस्ट्रीज को नीचे गिराकर, यानी उनकी कॉस्ट पे। Here are some commercial crops and the places where they were cultivated. बेटा पेज नंबर 114 पे देखिए, ये आपको टेबल दे रखा है। इस टेबल में क्या है, क्रॉप्स दे रखी हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट है ओपियम, तो हमारी ओपियम कहाँ पे थी, बंगाल, बिहार एंड पंजाब। नेक्स्ट देखिए हमारी इंडिगो, बिहार एंड बंगाल। कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। इसी तरीके से आपके देखिए कितनी सारी जो हैं वो आपको क्रॉप्स दे रखी हैं। बेटा ये आपको रीड करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस टेबल को आपने छोड़ना नहीं है। कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। अब हम बात करेंगे बेटा इंडियन फार्मर्स की अब कंडीशन क्या हो गई थी। ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट एंड फेमाइन, इंडियन फार्मर्स वर फर्दर ओवरबर्डन्ड विद हाई टैक्सेस। बेटा पहले ही क्या था, नेचुरल कैलेमिटी के मारे हुए जो फार्मर्स थे हमारे, उनके ऊपर क्या था, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे। किस कारण, जो हाई लेवल ऑफ रेवेन्यूज मींस वो जो टैक्स पे कर रहे थे। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो उन्होंने लोन ले रखे थे ब्रिटिशर्स को अपने रेवेन्यू देने के लिए, तो उसकी क्या है उनको पेमेंट करनी होती थी। डेप्थ एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो दबे हुए थे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। They were leading a life of misery, poverty and frustration. As a result, many peasants who failed to pay the land revenue lost their land and become landless laborers. बेटा उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे क्योंकि उन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। तो इस जो पे नहीं करते थे वो एट द एंड क्या बन गए, वो लैंडलेस लेबर। फिर वो क्या था, उनकी लैंड चली गई और वो क्या है दूसरों की लैंड पे करके अपने घर का गुजर बसर करने लगे। दे वर फोर्स्ड टू वर्क एट वेरी लो वेजेस, और उनको जो उनके दिहाड़ी दी जाती थी वो भी क्या थी, बहुत कम दी जाती थी। अब इंडियन फार्मर्स के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था कि अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था। अब वो किस पे उतर आए थे, रिवॉल्ट्स पे और रेबेलियन पे। रिवॉल्ट्स पे और रेबेलियन, रेबेलियन मीन्स कि भाई बहुत ज़्यादा विद्रोह, और उनके वो विरुद्ध हो गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने मन में एक प्लान बना लिया था कि वो अब इतने अत्याचार को नहीं सहन करेंगे, ठीक है। उनके ऊपर कितने सारे अत्याचार हो रहे थे ठीक है, और उनको क्या है हर चीज़ में उनको दबाया जा रहा था। तो फार्मर्स क्या है, जब आपको हम बहुत ज़्यादा दबाएंगे, आप पे अत्याचार करेंगे, आपके वेजेस बहुत कम है, तो अल्टीमेटली आप क्या है बगावत पे उतर आओगे, ठीक है। तो क्या क्या रीजंस थे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले वो सेटलमेंट से ही खुश नहीं थे, जिस तरीके से उनसे लैंड का रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनके ऊपर,
ठीक है, स्पेशल इन रूरल मासेस, रूरल एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद है लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इन डेप्थनेस, उनके बहुत लंबे लंबे पुराने लोन स्टैंडिंग थे, ठीक है, कर्जे में वो डूबे हुए थे। एविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड लेट देम टू बिकम लैंडलेस लेबर्स। हाँ जी, अब क्या था, पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने क्या है, बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था, लोन ले रखा था, ठीक है, वो लोन चुकाने में असमर्थ हो गए, तो क्या हुआ, उनसे लैंड छीन ली गई और उनको लैंडलेस लेबर के रूप में पटक दिया गया। अब ये सब तो क्या चीज़ें थी जो हमें, या फार्मर्स ने क्या है, हमें बगावत पे उतार दिया। दीज कॉजेज रिजल्टेड इन रिवॉल्ट्स, क्या हो गए वो, रिवॉल्ट्स पे उनके अगेंस्ट हो गए। आउटब्रेक्स द रेबेलियन इवन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने मतलब वॉर किया किसके लिए, हमारे फर्स्ट वॉर किया हमने इंडिपेंडेंस के लिए। तो उससे पहले क्या है, वो धीरे धीरे अत्याचारों को सहते सहते उन्होंने गुट बनाने शुरू कर दिए कि किस तरीके से हम क्या है, इन अत्याचारों का विद्रोह करेंगे। इट वॉज ओनली इन 1930 दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किशन सभाज स्टार्ट सपोर्टिंग द कॉज ऑफ द पीस। उसके बाद क्या हुआ, 1930 में उनको मौका मिला, किशन सभाज ने, उन्होंने, इन सभाओं ने क्या है, उन फार्मर्स की हेल्प की ताकि वो विद्रोह को लेकर सामने आ सकें। ठीक है बेटा, आज हमने क्या किया, आज हमने पढ़ी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडियन फार्मर्स को अपने बेनिफिट के लिए अपनी पसंद की चीज़ें वो उगाने पे मजबूर करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि फिर उसके बाद कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, की फार्मर की क्या कंडीशंस थी। उसके बाद रिवॉल्ट बाय फार्मर्स, किस तरीके से धीरे धीरे क्या है, फार्मर्स ने एकजुटता बनाकर वो क्या हुए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। ठीक है बेटा, अब आपने पढ़ना है डू यू नो, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। आपने इन डू यू नो को आपने रीड करना है। ये जो डू यू नोज होते हैं बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें से जो है वो बीच में से क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, आपने क्या पढ़ना है, आपने पेज नंबर 114 पे टेबल रीड करना है, ठीक है, और आपने 115 पे क्या है, ये डू यू नो रीड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे हमारे नेक्स्ट, दैट इज़ कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। अभी हमने जितना पढ़ा अबाउट रूरल सोसाइटीज़, ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़ पे ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट था। ठीक है बेटा, वीडियो ज़रूर देखनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।